बच्चों क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो चलो बच्चों, मैथ्स 1 का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टिल 3rd चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अपना। सो यहाँ से हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर यू कैन से। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। वेटेज भी वैसे ही है 6 मार्क का बोर्ड में। एनसीईटी में 1 से 2 सवाल स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलके 3 सवाल लगभग बना देते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट तो है 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे जर्नी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, उससे पहले आपको 11th का स्ट्रेट लाइन पूरा आना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो नाम है ना चैप्टर का, इट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सारा खेल तो बच्चों स्ट्रेट लाइन का है इसका। अगर अपने को स्ट्रेट लाइन आता है ना, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन क्लियर है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या ही है सर, आप 2 लाइनें के बारे में पढ़ना है। पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ी, 2 जोड़ियों के बारे में, यानी कि सिंगल जोड़ी, यानी कि 2 लाइन होनी चाहिए, तो उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो लेकिन पहले 2 लाइन तो लानी पड़ेंगी ना, अगर हमको उस पर स्टडी करनी है तो 2 लाइन चाहिए। अब 2 लाइन के लिए मतलब सिंगल लाइन चाहिए, 1 लाइन है तो दूसरी लाइन बनी जाएगी। तो ये सर पहले तो हमको स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना होगा। तो भाई आज के वीडियो में मेरा टास्क होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन एक बार पूरी कवर कर दूं, सो दैट आपको आपका जो बेसिक्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए वो क्लियर रहे, ताकि कल को मैं अगर 2 लाइन फॉर्म करूं, देखो अगर मेरे को सपोज कंबाइन करना है 2 लाइन को, तो पहले 2 लाइन चाहिए। 2 लाइन होगी तो उनको हम कंबाइन कर देंगे। अब 2 लाइन ही नहीं होगी तो कंबाइन कैसे होगी? तो सर 2 लाइन कैसे लाएं? तो बच्चा लाइन लाने का इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, जहाँ पे हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता कैसे, जनरल फॉर्म होता क्या है, उससे पहले 9th 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा। इवन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। वहां पे हमने पढ़ा था भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप मिलता किससे है, तो थीटा क्या होता है, एंगल, ये सब जितना भी पूरा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड ये पूरा हमारा क्लियर होगा, तो हमको 12th स्टैंडर्ड बहुत आसान लगेगा। तो भाई मैं कहानी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, वे बैक फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, जहाँ पे हमने पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझा। तो बच्चों वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे पहले भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं 11th का स्ट्रेट लाइन का। उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा 9th 10th में लेके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो यानी कि 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर का नाम था। तो वहां पे हमने देखा, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है बच्चों, बहुत आराम से सुनते चलना है, चीजों को एकदम क्लियर करते चलना स्टार्ट से, सो दैट जब सवाल करें ना, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, तो सवाल में टाइम नहीं जाता, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए बच्चों कोई एक पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया पॉइंट पी। तो अब इस पॉइंट को बनने के लिए देखो, अब ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज एक पॉइंट मैंने क्यू यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आर मैंने यहाँ पे ले लिया, एस मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आप फील कर रहे होंगे कि सर हर एक पॉइंट का ना एक पर्टिकुलर पोजीशन है, एक उसकी एड्रेस है, आइडेंटिटी है खुद की, कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे है। तो अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, ये वाला पॉइंट अगर मैं समझने की कोशिश करूं बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है कि सर ये ना ये पहला वाला बॉक्स, इसको आप मेरे को पता है, आपको पता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सर ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में बैठ रखा हुआ है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो बच्चों इसका ना कुछ एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस है क्या एग्जैक्टली तो सर ये एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा आगे है और वाई एक्सिस पे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ है। तो सर ये मुझे मिल गया इसका एड्रेस। तो अब इसका एड्रेस डिफाइन कैसे होता है? तो सर इसका एड्रेस यानी कि इसके घर का पता डिफाइन होता है बाय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो यानी कि सर इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे पी के, हाँ बच्चे 2 होंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला हमेशा वाई होता है। तो इसको मैंने x1 y1 नाम दे दिया फिलहाल। तो भाई इसका एड्रेस जो है वो है x1 और y1, यानी कि x पे आपको x1 तक जाना है, y पे आपको y1 तक जाना है, आप ऑटोमेटिकली p के घर पे पहुंच जाएंगे। अब अगर जैसे q के घर पे जाना है, तो सर ये q बैठ रखा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, वो मैंने बोल दिया बच्चा लोग x2 और y2। तो q का एड्रेस क्या है? x2 y2 पे चले जाओ, यानी कि x2 यानी कि सर x पे इतना आ गया और y पे यहाँ, तो हम पहुंच जाएंगे q पे। ऐसे ही वी विल गो फॉर r। s के लिए जाना है, तो सर ये तो y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे बैठा है, ये हमारा x एक्सिस है बच्चों पॉजिटिव, ये हमारा y है पॉजिटिव। सिमिलरली ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है, तो ये तो y नेगेटिव पे बैठ रखा हुआ है, और अगर y पे बैठा है तो उस समय x 0 होगा, ध्यान रखना। अगर मैं y पे आ गया बच्चों, तो यहाँ पे x हमेशा 0 होगा, y का कुछ तो भी पॉइंट होगा, तो मैंने इसको y3 बोल दिया। आप y4 कुछ भी बोल सकते हैं। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट बैठ रखा है, तो वहां पे y 0 होगा, x का कोई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सो ये एकदम बेसिक है बच्चों, 9th क्लास की बात, ठीक है, 9th 10th स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब इसके बाद जो पहला मेन इंपॉर्टेंट
पॉइंट आता है बच्चों जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से यूज किया होगा, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन भी हो सकता है। जैसे मैं एक पॉइंट है बच्चों, मान लो पहला पॉइंट, इसमें भी दो फॉर्मूले बना सकते हैं हम बच्चों। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हम देख सकते हैं। एंड दूसरा बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या हो गया ना बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये मेरा ओरिजिन है। अच्छा, ओरिजिन होता क्या है बच्चों, तो 0 0, और सपोज यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट है P, x1 y1। इस डिस्टेंस ओरिजिन का नाम, ओरिजिन को हमेशा मैक्सिमम टाइम आप O से देखेंगे डिनोट करते हुए। और मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस। तो ये आपको भली बात ही पता है सर, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है। तो सर ये तो मेरे को पता है, अगर मेरे को OP निकालना है तो ये मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो बाय पाइथागोरस में उसको उड़ा सकता हूँ। सो अगर यहाँ पे मैं ध्यान दूं तो सर OP का स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए कल को, वो हो जाना चाहिए अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 0, यानी कि सर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर इज, अंडर रूट हटा देते हैं क्योंकि हमने अंडर रूट लगा दिया तो हम स्क्वायर हटा देते हैं बच्चे। सो यहाँ पे आ जाएगा OP। सो ये हो गया आपका OP का डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट का ओरिजिन से निकालना है, मान लो दो पॉइंट्स है बच्चों, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो भाई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो ये देखो सपोज बच्चा लोग, एक पॉइंट है मेरे पास ये यहाँ पे A, और एक पॉइंट दे रखा है हमारा यहाँ पे B, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1, और ये बच्चा लोग x2 y2 दे रखा हुआ है उन्होंने हमको, और मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने का सीधे सीधे फॉर्मूला है बच्चों जो आप याद रख सकते हो। सो वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये अगर याद है तो ओरिजिन वाले का भी काम हमको पड़ता नहीं है, हम अगर ओरिजिन भी आ गया तो 0 0 रख देंगे जहाँ पे आएगा, तो आपका डिस्टेंस यहाँ से भी मिल सकता है। तो मतलब हमको अलग से ओरिजिन को पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली इसको याद रखें। अब बस इसको याद रखना, तो देखो याद तो आपको रखना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ्स में भी अच्छा स्कोर, CET के पेपर में अगर कुछ उखाड़ना है, इवन बोर्ड्स में भी कुछ उखाड़ना है, तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लेकिन सर ये मिलता कैसे ना, प्रूफ कैसे होता है कि यही आएगा। तो बच्चा देख तू यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, यहाँ भी बना लो। ये देखो मैंने इसको ग्राउंड पे गिरा दिया, इसको भी, और ये टच करते ही एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया मेरे को। तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल लेकिन बच्चों ये है, ये इधर दिख रहा है सबको। अब इसमें अगर मेरे को पाइथागोरस निकाल के लगा के AB निकालना है बच्चों, AB का डिस्टेंस, तो उसके लिए मुझे क्या क्या लेंथ चाहिए, ये दोनों चाहिए, इसको C नाम दे दिया, तो C से B और A से C का लेंथ चाहिए, इतना और इतना निकालना पड़ेगा। अब देखो दिमाग लगाओ, ये कोऑर्डिनेट है क्या एग्जैक्टली यहाँ पे, ये है बच्चों यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2। सिमिलरली बच्चों ये y1 है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मेरा, ये वाला y2 है। अब अगर मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, देखो ध्यान दो, इतना चाहिए, ये आया मतलब ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। सो AC में ढूंढना है तो भाई ये निकालना है। अब मेरे को पता है कि सर अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये 3 है छोटा वाला, तो ये कितना बचेगा सर, कॉमन सेंस सर 7 बच जाएगा, क्योंकि 10 में से इस 3 को हटा दो तो ऑटोमेटिकली ये 7 बचेगा। तो फिलहाल अभी मेरे पास ये पूरा लेंथ x2 है, ये x1 है, तो बस सर x2 में से x1 को हटा दो। तो मैंने हटा दिया बच्चा x2 में से x1 को, और मेरे को AC मिल गया। सिमिलर केस यहाँ पे काम करेगा, सर ये पूरा y2 है, ये छोटा y1 है, पूरे y2 में से y1 को निकाल दो। तो मैंने y2 में से y1 को निकाल दिया, और निकालते ही क्या मिल गया मेरे को BC का लेंथ भी मिल गया। तो मेरे पास AC का लेंथ आ गया, BC का लेंथ आ गया, दोनों आ गया। अब मेरे को निकालना है AB, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूंगा। तो पाइथागोरस क्या बोलेगा सर, AB इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर हटा दिया मैंने, अंडर रूट लगा दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और आंसर आ गया। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों जो मैंने आपको पहले दिया। अब इसमें आप कभी कहीं x1 आगे दिया है, कहीं y1, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्वायर है। आप किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करो, प्लस है चाहे माइनस है, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप x2 माइनस x1 बोलो या कल को x1 माइनस x2, दोनों काम करेगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सो आगे बढ़ते ही बच्चों हम सेक्शन फॉर्मूला यानी कि 9th क्लास की बात करने आ गए। तो भैया 9th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला में देखो दो बातें, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इंटरनल डिवीजन था। अभी ये इंटरनल डिवीजन क्या होता है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए एक लाइन है A से B, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1,
और इसके कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2, और आप ना एक पॉइंट P है, P ये जो इसको कट कर रहा है यहाँ पे, और अब ये देखो, अब ये तो पता नहीं सर कहाँ कट कर रहा है, तो कहाँ कट कर रहा है सर ये कैसे, तो बच्चा मान ले m और n रेशो में कट कर रहा है। अब ये फिक्स नहीं है ना, पता नहीं कितना है, तो मैंने बोल दिया एक रेशो m है, एक का n है, mn पार्ट में कट कर दिया। और मेरे को पॉइंट ऑफ P ढूंढना है x, y, सपोज इसके कोऑर्डिनेट x, y ये हमको ढूंढने, तो बच्चा कैसे ढूंढे, तो बड़ा सिंपल सा सर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनल डिवीजन, तो भाई क्या होता है ना इंटरनल डिवीजन, वो देखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हो जाता है आपका, क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है बच्चा m को ले ले, m को पहला वाला रेशो विद सेकेंड वाला x का कोऑर्डिनेट, तो इट इज mx2 प्लस सेकेंड वाला विद फर्स्ट वाला x1, तो nx1 अपॉन में m प्लस n, ये तेरे को दे देगा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मेरे को y निकालना है बच्चों, तो y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो भाई इससे हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये हो गया इंटरनल डिवीजन, अगर इंटरनली कट कर रहा है। यही पॉइंट अगर एक्सटर्नली कहीं पे डिवाइड करे तो बच्चों कुछ नहीं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपको खाली भाई जहां पे प्लस है ना वहां पे माइनस कर देना है, और कुछ नहीं होना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। तो बस इतना ध्यान रखो, इंटरनल में प्लस और एक्सटर्नल में जो है माइनस लगा दो फटाक से। ये हो गया बच्चों मेरा एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसी में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है बच्चों, जब मान लो ये मेरी लाइन है ए से बी, x1 y1, ये x2 y2, और पॉइंट जो है ना एकदम मिडल पे कट कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली मिडल पे, मान लीजिए एकदम परफेक्ट मिडल पे, मिडल का मतलब बराबर सर ये दो बराबर इससे कटेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद रखना, ध्यान रखना इस बात को भी, दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि जब मिडल पे कट करे। तो ऐसे केस में x निकालना बड़ा आसान होता है, वो हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y आपका हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये कहाँ से आया क्या है उस पर हम टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करते हैं, फटाफट चीजों को याद करते हैं, सो दैट जल्दी से जल्दी हम आउटपुट पे आए, ठीक है। सो ये हो गया मेरा मिड पॉइंट। ऐसे ही हमने सेंट्रॉइड भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, सेंट्रॉइड निकालना, लेकिन फिलहाल सेंट्रॉइड हमारे काम का नहीं है सिलेबस में, मतलब बोर्ड में तो नहीं है, सीईटी वाले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, फिर जीरो से पूरा फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ओके, अब आया मेन मुद्दा बच्चों, कहानी जहाँ से हमारी 11 क्लास की स्टार्ट होती है, जो कि 11 क्लास हमारे पूरे के पूरे यूज में आता है यहाँ से, था तो 10th में, पहली बार आप 10th में सुन लेते हैं स्लोप। स्लोप आपने एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सुना होगा, अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपने पढ़ लिया तो वहां पे भी स्लोप डिस्कस कर रखा हुआ है कि भाई डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो करते हैं वो क्या होता है भाई, किसी भी कर्व पे एट अ पॉइंट टेंजेंट का स्लोप। तो फिलहाल यहाँ पे हमको स्लोप इन डेप्थ पढ़ना होता है स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सो स्लोप, पहली बात तो बच्चा इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, तो सर m से डिनोट करेंगे, कहीं भी m वाला प्राणी दिख जाए समझ जाना हम स्लोप की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे स्लोप आता है, यही स्लोप कल को dy बाई dx होता है। अच्छा, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने से पहले आपको इंक्लिनेशन, ये शब्द पता होना चाहिए बच्चों कि भाई इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है बच्चों एंगल, दैट इज थीटा, जो हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई भी लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, अब पढ़ रहे हैं सर स्ट्रेट लाइन, स्लोप मतलब क्या सर, जैसे ये ढलान, बच्चों आप यहाँ बॉल रख दो तो बस वो बॉल फटक से नीचे गिर जाएगा, सो दिस इज योर स्लोप। तो यही स्लोप हमको फाइंड आउट करना है। अब इस स्लोप के लिए एक खास बात होती है कि जो थीटा होता है ना बच्चा, ये हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है। कहां से कहां होगा, ऑलवेज 0 से पाई, 0 से पाई के बाहर नहीं जा सकता। आप कैसी भी स्ट्रेट लाइन बना लो, कैसी भी, देखो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो यहाँ पे थीटा आप देख रहे होंगे कि सर ये थीटा बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ये अगर तेरा थीटा बन रहा है, ये 90 से बड़ा है पर 180 से बड़ा नहीं हो सकता। कहीं भी लाइन बना दो, ऐसी लाइन बना दो तो ये 90 से छोटा है, ये देखो थीटा। इंक्लिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इंक्लिनेशन होता है एक्स एक्सिस से रोटेशन, ध्यान रखना, जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, इससे हमारी लाइन का जो भी रोटेशन होगा उसी को इंक्लिनेशन बोलते हैं, यानी कि थीटा। वंस यू गॉट दिस थीटा, तो आप तुरंत स्लोप निकाल सकते हो, बिकॉज स्लोप निकालने का जो पहला तरीका होता है वो होता है बच्चों m इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि भैया थीटा जितना भी दिया है बस यहाँ रख दो 10 में, तो जो मिलेगा वो आपका स्लोप होगा, वही हमारा स्लोप होता है। ये पहला तरीका बाय यूजिंग इंक्लिनेशन। सेकेंड एक और तरीका होता है इस बच्चों, बाय यूजिंग पॉइंट। अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट है a x1 y1 एंड एक पॉइंट है b x2 y2, और आपको स्लोप निकालना है, तो भाई स्लोप का फॉर्मूला याद कर लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर y1 पहले कर दिया x1 पहले कर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, तू कर दे,
कोई मसला नहीं होगा। तो दोनों में माइनस चेंज होगा ना, तो माइनस कॉमन निकाल रहे, ऐसा सोच माइनस कॉमन निकाला, वही बात है सर। लेकिन स्टैंडर्डली नोटेशन यही है, याद रखेंगे ऐसे तो बेटर है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो याद कर ले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप निकालने के दो तरीके। दो ही तरीके अपने पास स्लोप निकालने के भाई, ये दोनों, और एक तीसरा डेरिवेटिव है dy बाई dx निकाल लो, तो वो तो कहानी अलग है। यहाँ फिलहाल हम बच्चों दो चीजें याद रखेंगे, एक तो tan थीटा और दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए अच्छा, कुछ खास बातें, हाँ भाई एकदम एकदम बेहतरीन पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको स्लोप के याद होने चाहिए रिलेटेड टू लाइंस, लाइन से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, देखो बच्चों दो लाइन है तो दो खास बातें हो सकती हैं, बातें तो बहुत हो सकती हैं पर फिलहाल स्लोप से रिलेटेड दो खास बातें। पहला बात कि मान लीजिए बच्चों आपके पास दो लाइन है और दोनों परपेंडिकुलर है, ध्यान देना दोनों क्या है परपेंडिकुलर। या ऐसा हो सकता है कि एक स्पेशल केस इसमें और होता है कि भाई दोनों लाइन पैरेलल है। दो बातें याद रखना है, एक तो दोनों परपेंडिकुलर है, दूसरा तो दोनों पैरेलल है। बहुत ज्यादा यूज होंगे ये दोनों पॉइंट, याद रखना मेरी बात अच्छे से। सो अगर मान लीजिए एक पहली पॉइंट कि सर दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अब देखो बच्चों दो लाइन है यहाँ पे, तो एक का स्लोप होगा मान लो m1, एक का स्लोप है m2, ऐसा सोचो। यहाँ पे भी एक का स्लोप m1 और अगले का स्लोप m2। तो भैया अगर मान लो लाइन परपेंडिकुलर है तो याद रखना कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होगा। जस्ट रिमेंबर कि भाई अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपको -1 मिलेगा। और सपोज दोनों लाइन पैरेलल है तो ये केस में दोनों स्लोप बराबर होते हैं बच्चों, दोनों का स्लोप जो है वो सेम हो जाएगा। अब ये सेम हो जाएगा सर कैसे, देख बच्चा इधर आते हैं, तूने ये कंसेप्ट पढ़ा कि स्लोप निकालना कैसे। मान ले कल को एक्स एक्सिस दे रखा है और इसके इस एक्स एक्सिस के, ध्यान देना ये एक्स एक्सिस, इसका स्लोप ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पे आपने सपोज आप खड़े हैं यहाँ पे, तो कौन सा आप आगे जाएंगे ना तो पीछे आएंगे। आप ढलान पे खड़े हो जाए, वो बैठ जाए, नहीं बॉल रख दें, आप बैठेंगे तो नहीं सकेंगे, बॉल रख गया तो वो लगेज नीचे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप कुछ रख दे तो वो यहीं पे रखा रह जाएगा, ठीक है। सो कहानी ये है कि सर ये जो है ना ये इसका स्लोप 0 होता है। अब इसके कोई भी लाइन बना दो आप पैरेलल, ये देखो एक, तो सर आप देखो इसमें भी कोई स्लोप नहीं जनरेट हुआ है, यहाँ भी 0 दिख रहा है, तो क्योंकि बच्चा ये और ये पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप सेम है, तो ये 0 तो ये भी 0। कल को आप y एक्सिस का स्लोप निकालोगे तो वो इन्फिनिट मिल जाएगा, तो उसके पैरेलल कोई भी लाइन है तो सर उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। y एक्सिस क्योंकि एंगल 90 होता है, जिस दिन आप 90 रखोगे यहाँ पे tan 90 नॉट डिफाइंड होता है इन्फिनिटी, तो वो डिफाइंड नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये दो पॉइंट भी याद कर लो कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और y एक्सिस का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मेन मुद्दे याद कर लो कि भाई अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, एकदम बाय हार्ट चाहिए मेरे को कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। और अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आप खाली ध्यान रखिए, ध्यान रहेगा तो अपने बहुत सारे सवाल जो है निपटने लगेंगे फटाफट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अच्छा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा ये एंगल बिटवीन टू लाइंस ना स्लोप का यूज करके, हाँ ऐसे भी लिख लो, बाय यूजिंग स्लोप, मतलब जहां पे स्लोप दिया होगा वहीं पे एंगल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसका यूज करके ना हम सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के tan थीटा निकालना सीखेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल, मतलब दो लाइन दिया है, जुड़े हुए लाइन है, उनके बीच का थीटा यानी कि एंगल ढूंढना है तो कैसे ढूंढे, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय यूजिंग स्लोप। सपोज दो लाइन है बच्चों, एक अब लाइन 1 नाम है, एक का नाम लाइन 2 है, और इसका स्लोप ना m1 है, तो इसका स्लोप सर m2 होगा। और मेरे को बच्चों थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा का, वो होता है मॉड में। अच्छा देखो मॉड लगाना जरूरी है, मॉड कंपलसरी यूज होगा, क्योंकि ऐसे में ना रिवर्स क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन जेई और सीईटी में तो बहुत रिवर्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई tan थीटा जो है वो मॉड में वो होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इंटू, ये होता है हमारा थीटा ढूंढने का तरीका। अच्छा यहाँ से tan थीटा मिलेगा, या इसी फॉर्मूले को आपका मन है ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स, tan यहाँ आएगा इनवर्स हो जाएगा, पर कोई मतलब नहीं है बच्चों, बात एक ही है, आंसर वैसे भी मिलना है ऐसे भी मिलना है, तो इट्स बेटर कि भाई क्यों ना हम इसको ऐसे याद रखें कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस, और ऐसे ही यूज करने वाले अपन, ठीक है। सो इसको ऐसे ही याद रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, यानी कि दोनों स्लोप का डिफरेंस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला, डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है बच्चों, एकदम एकदम बाय हार्ट चाहिए भाई ये। अब इसका प्रूफ भी है पर प्रूफ हमारे काम का नहीं है बच्चों फिलहाल, लेकिन जो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे ना tan थीटा निकालना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर बोर्ड का थ्योरम। बोर्ड में बहुत दफा पूछा गया है वो थ्योरम, पर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूछा गया, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आहा भाई गजब वाला पॉइंट। इसी पे समझिए पूरी कहानी है। मतलब अब तक जो सिखाया उनसे हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, और इन्हीं इक्वेशंस को कल हम कंबाइन, कल को फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम कंबाइन करना सीखेंगे, अलग करना सीखेंगे, फिर इन्हीं इक्वेशंस के बीच का एंगल निकालेंगे। मतलब जो कुछ पढ़ेंगे बच्चों वो इन्हीं इक्वेशंस के बीच में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कि सर जो भी स्ट्रेट लाइन बनती है उसका इक्वेशन, तो बच्चा देखिए इक्वेशन तो तूने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th और 10th में भी पढ़ा है। जब हमने वहाँ पे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, वहाँ पे सब कुछ था। वही चीज अब यहाँ पे कंटिन्यू होगी कि सर इक्वेशन, पहले तो हम ये सीखेंगे बच्चों इक्वेशन लिखते कैसे, फिर इक्वेशन जनरल इक्वेशन देख लेंगे, और फिर उनके बीच का डिस्टेंस वो सब सीखेंगे। तो फिलहाल पहला पॉइंट है बच्चों कि हम इक्वेशन कैसे निकालें। एक स्ट्रेट लाइन है और उसका इक्वेशन निकालना है। तो देखो डिपेंड कि हमारे पास डेटा क्या दिया है, इस पे सारी कहानी क्वेश्चन के देने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने हमको क्या डेटा दिया है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 स्लोप दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, या एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है। मतलब डिपेंड, मैंने बताया ना कि गिवन डेटा क्या है उस पे हमारे काम का बच्चों। वैसे 5 हमारे काम के इक्वेशंस लिखने के तरीके, टोटल 7 है। अगर हम पैरामीट्रिक और नॉर्मल भी देखें तो ओवरऑल 7 है, लेकिन 5 हमारे काम के। तो हम सारे देख लेते हैं जिनमें से जो जब काम आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे पहला एकदम बेसिक है बच्चों, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आप ऐसे ही याद रखें एक एक फॉर्म को, तो बहुत बेटर होगा बच्चों, सारे फॉर्म आपको याद हो जाने चाहिए। दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ ना कि मान लो बच्चों आपको एक स्लोप दे रखा है और सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, ये 2 बातें दे रखी है, ठीक है। और आपको इक्वेशन लिखना है, तो बहुत आसान है बच्चों लिखने का तरीका। वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखेंगे, ध्यान रख ले भाई, याद कर ले। क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप होगा, सी जो है हमारा वो y इंटरसेप्ट होगा कि भाई y इंटरसेप्ट वहां पे क्या है। बस दोनों को लाके आप यहां रख दो, इक्वेशन बन गया। x और y को नहीं चेंज करना है, x और y वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि किसी भी मतलब जैसे कोई लाइन है तो उस लाइन के कहीं भी किसी भी पॉइंट को, वेरिएबल पॉइंट को मेजर करने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। सो एक्स वाई नहीं कभी रिप्लेस होंगे, जो भी बाकी चीजें हैं वो चेंज होंगी, ठीक है। एक्स वाई को नहीं कर देना, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अभी, अब देखो इस ये क्या है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, कल को कोई भी जनरल इक्वेशन हमको दे देगा तो उसमें अगर स्लोप ढूंढना पड़ा या y इंटरसेप्ट ढूंढना पड़ा तो हमको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्लोप और y इंटरसेप्ट ढूंढना होता है, ठीक है। सो स्लोप मेन स्लोप ढूंढना होता है बच्चों m। तो m ढूंढने के लिए मैक्सिमम टाइम यूज होता ही है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट, सेकंड जो तरीका है, मान लीजिए हमारे पास बच्चों स्लोप और एक पॉइंट दे रखा है, इसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। ध्यान रखेंगे अच्छे से, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये जो स्लोप और पॉइंट का कहानी है ना बच्चों, हमारे सामने जैसे एक पॉइंट दे रखा है a x1 y1 और स्लोप दे रखा है m, ये 2 बातें दे दी हैं, y इंटरसेप्ट नहीं दिया है। एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, और बोल रहा है इक्वेशन लिखो। तो बच्चों वो हो जाता है हमारा y माइनस y1, y हमारा वेरिएबल है, y1 जो पॉइंट हमको दिया होगा इज इक्वल टू m x माइनस x1। बस यहाँ पे लाके हमको पॉइंट और स्लोप को रख देना है, रखते ही हमारा काम हो जाएगा, हमको जो है इक्वेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो याद कर लेंगे भाई बच्चों, पहला क्या है स्लोप इंटरसेप्ट, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। थर्ड की बात की जाए बच्चों, तो ये वो है जहां पे हमको 2 पॉइंट दे दिया है, मतलब अब स्लोप दिया नहीं है, 2 पॉइंट दे दिया है कि भाई ले एक पॉइंट है बच्चों x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, और बोल दिया अब इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और जो स्लोप पॉइंट है ना, ये एक ही चीज है बच्चों। अब देखो फर्क क्या है ना, यहाँ m था, यहाँ दूसरा पॉइंट दिया है, तो बस आप m निकाल लो ना, स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने हमको आता है, देखो क्या था पहला वाला, इसके पहले वो था y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब m हमको आता है निकालने, सर स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। और जब इस चीज को थोड़ा रीडिफाइन करोगे, अच्छा अच्छे से लिखोगे, तो हम इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
एक मिनट ना बच्चों, और थोड़ा सा मैं सही करता हूँ। हाँ जी, इसको और सही करते हैं, इसको यहाँ कर रहा हूँ शिफ्ट, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है भाई, कहानी खत्म। ये आपको याद रखना है, याद ये रखना है, ठीक है। वैसे तो खाली ये याद रखो कि स्लोप की जगह स्लोप रख दो तब भी इक्वेशन बन जाएगा, या स्लोप निकाल लो यहाँ लाके रख दो तब भी इक्वेशन बन जाएगा। सो देयर आर मेनी वेज, 2 पॉइंट दिया है तो आप उसको पिछले वाले से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट इसमें रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपको इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए नंबर 4, फोर्थ पॉइंट पे बात की जाए तो बच्चों उसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज मैं एलपीपी में करूंगा कल को, जब मैं आपको एलपीपी पढ़ाऊंगा लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वहां पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके मैं पॉइंट्स निकालना सिखाऊंगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सो भाई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि बच्चों मान लो, अच्छा दिखता कैसे पहले वो देखते हैं, तो वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। मान लीजिए आपको x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट दिया है, जैसे ये x कहाँ पे कट कर रहा है, y कहाँ पे कट कर रहा है दे रखा है, ये इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, यानी कि x पे कहाँ कट कर रहा है, और ये है हमारा y इंटरसेप्ट, यानी कि y पे कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई x को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है ऐसे कट करते हुए चल रहा है, तो भाई इसने y को कहाँ काटा और x को कहाँ काटा, ये निकालना है। तो भाई ये सबसे बेहतरीन फॉर्म है, और जनरल फॉर्म से को इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। खाली आप याद रखो कि सर इंटरसेप्ट फॉर्म दिखता कैसा है, वो दिखता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया नंबर 4। तो ये 4 तरीके अब तक मैंने आपको बता दिए जो आपको याद हो जाने चाहिए। तरीका नंबर 5, नॉर्मल फॉर्म। अब ये ना बच्चों ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होते चलता है, नॉर्मल एंड आगे और थोड़ा बढ़ोगे तो पैरामीट्रिक, तो उस पर बहुत डिस्कशन तो बनता नहीं है नॉर्मल एंड पैरामीट्रिक पे, पर ठीक है आपको आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म क्या है ना बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा बाय डायग्राम में समझते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसको इसको कहीं कहीं परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर क्योंकि ये परपेंडिकुलर से निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है ना बच्चों, सपोज ये हमारी लाइन है और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है सेंटर से, जिसका डिस्टेंस p, और ये जो एंगल होता है ना हमारा, ये एंगल अल्फा होता है बच्चों, जो हम जिस पे हमको खेलना है। तो इसका इक्वेशन हो जाता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, बट याद होना चाहिए क्योंकि सीईटी में बनते हैं सवाल, सीईटी में फंस जाते हैं सवाल कि भाई वहां पे आपको ध्यान हो कि इसका जनरल जो इक्वेशन है लिखने का तरीका वो क्या है। आपको एंगल अल्फा दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं भी दिया है तो लाइन और पॉइंट दिया है तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने भी आना चाहिए, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है ये अल्फा दे दिया है, तो इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप खाली फॉर्मेट याद रखें, जैसे जैसे यूज आएगा ना मैं आपको सिखाते चलूंगा, ठीक है बच्चों। सो कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। सो नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बच्चों जनरल फॉर्म क्या होता है ना, फटाक से ये समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे तो लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जनरल फॉर्म एग्जैक्टली क्या होता है ना बच्चों, दिखता कैसा है, तो वो होता है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। तो भाई कोई भी लाइन है तो उसका जनरल फॉर्म मतलब एक फॉर्मेट दिखने का ये है कि सर वो ए एक्स प्लस बी, ए बी सी जो है वो कुछ नंबर्स होंगे, एक्स और वाई मेरे वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब इसमें खेल ये ना, एक पॉइंट आपको जो जनरल इक्वेशन में याद रहने की चाहिए कि कल को इससे अगर मुझे स्लोप निकालना पड़े, सर फट से एक इक्वेशन दे रखा है और मेरे को स्लोप की नीड है, तो फटक से स्लोप कैसे सोचूं। तो स्लोप सोचने का तरीका बच्चों आप याद रखो, मतलब आपको याद रखना है, मैं पर सिखा दे रहा हूं कि कैसे बनाना है इजियर वे। बच्चों देखो मैंने पढ़ा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, कल को x को इधर भेजो, सब कुछ यहां शिफ्ट कर दो। तो अगर मैंने शिफ्ट किया तो बच्चों देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स, ध्यान देना ये इधर आया माइनस सी, और b जब इधर शिफ्ट होगा तो अपॉन में b, तो इससे मुझे ये मिल गया माइनस ए अपॉन बी। तो भाई मैं फट से स्लोप निकाल सकता हूँ बच्चों, स्लोप हो जाता है मेरा माइनस ए अपॉन बी। बस मुझे याद होना चाहिए, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि हम बार बार ये सब करते बैठे, वहां पे हमको बाहर चाहिए कि स्लोप m माइनस ए बाई बी, फट से याद आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं फटाफट।
अगर मान लो मुझे कि भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन का, यानी कि कल को देखो लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, तो कल को जो भी ग्राफ बनेगा सर वो ऐसा ऐसा कैसा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये फट से अगर देखना है एक्स और वाई पे कहाँ कट कर रहा है ये मेरे को पता करना है, तो आप इस फॉर्मूले को डबल इंटरसेप्ट में सोच लो। अगर इसको मुझे डबल इंटरसेप्ट में करना है तो बच्चों ये देखो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। तो भाई मैंने यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, डबल इंटरसेप्ट में माइनस सी से उड़ा दिया, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये देखो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे एक्स और वाई को कट कर रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या मिल गया बच्चों मुझे, माइनस सी अपॉन ए, और वाई इंटरसेप्ट मिल गया माइनस सी अपॉन बी। तो भाई ये 3 फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए एकदम, कि भाई अगर कोई भी लाइन दिया है तो खट से ये 3 बातें मैं सोच सकूं, क्योंकि ये 3 बातें सोच पाऊंगा तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये एकदम बाय हार्ट कर लो कि अगर इक्वेशन और दिया है, बहुत सारे भर के सवाल आएंगे जिनमें लाइन के इक्वेशन दिए, किसी तो थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमारी लाइन को ढूंढो, हमारी लाइन को ढूंढने के लिए उसका स्लोप लाओ, फिर वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा रामायण बहुत सारा। लेकिन उसके लिए ये फॉर्मेट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम रटा होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ ना एक पॉइंट और ऐड कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए 2 इक्वेशन दिया है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दिया है और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है मुझे, याद कर लेना ये पॉइंट कि भाई दोनों का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका, यानी कि दोनों कहाँ पे टकरा रहे हैं। तो इसके लिए इसको फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है दोनों को इक्वेट कर दो। क्या कर दो बच्चों, दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट मतलब बचपन में जैसे आप सॉल्व करते थे, और एक्स वाई ढूंढ लो, फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स वाई मिल जाएगा। जो एक्स वाई मिलेगा वहीं पे दोनों टकरा रहे हैं, वही होता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सर तरीका है कि इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एक दूसरे में, एक्स और वाई ढूंढो, मतलब दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई ढूंढ लो, इसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। एक्स वाई फाइंड कर लो तो आपको जो मिलेगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, कहानी खत्म हो गई। सो ये याद रखना, ये यूज होगा, जनरल इक्वेशंस दे रखा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत होगी तो आपको दोनों को टकरा देना है, दोनों को लड़वा देना है, दोनों जहां लड़ेंगे बस वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। अब ये 3 पॉइंट्स ना बहुत बच्चों कम याद रहता है क्योंकि यूज कम है इनका, पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 100% यूज होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। ठीक है बच्चों, एक लाइन है, सपोज ये लाइन है, अब ये लाइन है तो इसका कुछ इक्वेशन होगा, वो है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका एक जनरल लाइन है, ये मेरा ओरिजिन है बच्चों 0 0, और बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करना है खाली पी। सो बच्चों ये पी निकालने का तरीका ना बड़ा आसान है। आप क्या करो ना, ये जो 2 पॉइंट है ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट है, उठा के इस लाइन में पटक दो। अगर आप पटक दोगे ना तो ये एक्स यहाँ 0 यहाँ 0 दोनों मर गया, केवल सी बचा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन, अपॉन में हमेशा एक्स के वेरिएबल का स्क्वायर प्लस वाई के वेरिएबल का स्क्वायर, इतना लिख दो। आगे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ लाइन, वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा सेकंड केस में हमसे क्या बोला होगा, पक्का पॉइंट ऑफ फ्रॉम अ लाइन। अच्छा यहाँ पे बोल रखा है बच्चों एक लाइन है, ऐसी लाइन है, एक अननोन पॉइंट है कहीं तो P x1 y1, और इससे डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइन वही है मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो बस पॉइंट में फर्क ला दिया, ओरिजिन पहले पॉइंट ओरिजिन दिया था 0 0, यहाँ पे उसकी जगह कुछ और दिया होगा, क्या ही फर्क पड़ना है। जैसे सर मैंने वहां पे क्या किया, 0 0 पटक दिया, यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो पटक दो। अगर मैं वो पटक दूं तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस में सी अपॉन में वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर अगर मैंने ये याद किया तो पिछला पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ बच्चा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये और वो एक ही चीज है। वहां पे 0 0 पटका था, यहाँ पे जो पॉइंट है x1 y1 वो पटक दिया है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको याद कर लो, वो ऑटोमेटिकली याद हो गया। ठीक है, लेकिन ये महा इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। ओके नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए लाइन पैरेलल है, ये तो हो गया ओरिजिन से किसी एक पॉइंट से। अगर सपोज बच्चों 2 पैरेलल लाइन है, एक ये एक ये, तो पहली बात अगर मान लो ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है, तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए कि लाइन 1 का इक्वेशन जो भी होगा, सपोज ax प्लस पी वाई प्लस सी वन, तो लाइन 2 का इक्वेशन हमेशा क्या होता है सर, x का कोऑर्डिनेट सेम होगा, ax
प्लस बी वाई, केवल सर C2 बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। ये अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों सेम होते हैं, ये याद कर लो बच्चों हमेशा के लिए, गड़बड़ नहीं करना। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों आपको सेम मिलेंगे, फर्क आएगा खाली कांस्टेंट में, वही लाइन को ऊपर नीचे कर देगा और कुछ फर्क नहीं होगा। स्लोप दोनों के बराबर होने, दोनों का स्लोप एकदम 100% सेम होगा। और अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, अब ये कहीं भी निकालो, सब जगह डिस्टेंस सेम होता है, तो वो हो जाता है बच्चों मेरा मॉड में C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कहानी खत्म। ध्यान रखना भाई, खाली दोनों कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और है फैमिली ऑफ लाइन, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बच्चों यूज नहीं है, तो उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। और मुझे होप है कि पूरा का पूरा बेसिक्स खत्म हो गया ना, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड नेक्स्ट से हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। भाई पूरा का पूरा बेसिक क्लियर कर लो एकदम अच्छे से, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई इसको एकदम रट्टा बाय हार्ड कर लो, सो दैट जब मैं सवाल करूँ तो आप कहीं भी फंसो ना सवाल में, क्योंकि इमेजिनेशन का खेल होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अगर आपने डायग्राम बना लिया ना, आपको डायग्राम समझ गया, आंसर कैसे नहीं आएगा, 100% आएगा। मतलब वहां तक सोचना, वो डायग्राम तक सारा सोचना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो बच्चों चलिए स्टॉप करता हूँ, पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करिए, नेक्स्ट टाइम हम सीधे एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।